तो जो मैं स्पेशल केस आपको बता रहा हूँ उसमें पहला स्पेशल केस ये है कि दोनों जो स्लिट्स आप यूज कर रहे हो S1 और S2, उनमें से किसी एक के आगे आपने ग्लास का स्लेब लगा दिया, ये लगा दिया यहाँ पे, जिसकी थिकनेस है T और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो अब देखो पहले जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो स्क्रीन के ऊपर जैसे पहुंच रही थी, अब थोड़ा सा वो पैटर्न पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। कौन सी साइड में शिफ्ट होगा? जैसे पहले मान लो ग्लास स्लेब नहीं था, तो S1 स्लिट और S2 स्लिट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो स्क्रीन के सेंटर के ऊपर पहुंच रही थी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके और इक्वल टाइम के अंदर। तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या था? 0। और सेंटर पे आपको क्या मिली थी? ब्राइटनेस, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो देखो इस टाइप का सा ये इंटेंसिटी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। इंटेंसिटी डायग्राम अलग से भी देखेंगे अभी अपन, इंटेंसिटी डायग्राम कैसा बनेगा। तो अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखो ये मैंने 0 लेवल ले लिया, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर यहाँ मिनिमम है, फिर मैक्सिमम। समझ रहे हो क्या? ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ग्राफ नहीं है, वर्टिकल ग्राफ है, इसलिए यहाँ पे ये जो पीक है यहाँ पे तो मान लो मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ पे ये घट के 0 हो गया, तो ये है डार्क फ्रिंज, फिर वापस ब्राइट, फिर वापस डार्क, इस तरीके से चलेगा। तो जैसे आप ग्लास स्लेब को बीच में इंसर्ट करोगे तो ग्लास स्लेब को इंसर्ट करते ही क्या होगा? जो पैटर्न है वो शिफ्ट होगा। कौन सी साइड में शिफ्ट होगा? जिस साइड में आपने ग्लास स्लेब रखा हुआ है। और कितना शिफ्ट होगा? तो इसका फॉर्मूला है एक्स नॉट इक्वल्स टू बीटा अपॉन लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो मतलब पैटर्न अब ये बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज है वो यहाँ पे आ चुकी है, मतलब ये इनके बीच में शिफ्ट आ गया, एक्स नोट इसको बोल रहे हैं हम लोग। अगर आप ग्लास स्लेब नीचे वाली स्लिट के सामने रख देते तो ये पैटर्न एज इट इज नीचे शिफ्ट होता, और दोनों के सामने रख देते तो फिर वहीं का वहीं वापस आ जाता जहाँ पे पहले बन रहा था। तो इस तरीके से ये शिफ्ट कैलकुलेट करना हो ना कि पैटर्न कितना शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा। तो जिस साइड में ग्लास स्लेब रखोगे हमेशा पैटर्न उसी साइड में शिफ्ट होता है। और कितना शिफ्ट होगा? एक्स नॉट इक्वल टू बीटा अपॉन लैम्डा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है सिलेबस में, इसलिए अपन डिटेल में नहीं जा रहे, सीधा याद कर लेंगे इसको, ठीक है। और एक पॉइंट और है इसके अंदर, कई बार क्या होता है कि हम जो इंटरफेरेंस एपरेटस है पूरा का पूरा, इसमें लाइट सोर्स, लीड्स, ये स्क्रीन, ये सब आ गया, ये पूरा का पूरा किसी लिक्विड में डिप कर दिया, तो अब जो फ्रिंजेस बनेंगी, वो पैटर्न बनेगा, वो किस टाइप का बनेगा। तो इसमें याद रखना है कि अगर आपने पूरे के पूरे एपरेटस को लिक्विड में डिप कर दिया तो उस लिक्विड का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका म्यू जितना होगा, उतने टाइम्स फ्रिंजेस की पोजीशन या फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी। क्योंकि देखो फ्रिंजेस की पोजीशन का फॉर्मूला क्या था? जैसे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड करनी है एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, डार्क फ्रिंज की पोजीशन फाइंड करनी है, डार्क फ्रिंज की पोजीशन फाइंड करनी है तो एक्शन क्या होगा? 2n माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। और फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी है तो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सब में क्या आ रहा है? लैम्डा आ रहा है। और आपको पता है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। कितना डिक्रीज होगी? तो लैम्डा डैश होता है लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू टाइम्स डिक्रीज होती है। ये एक चीज़ याद रखो कि आपको ये तो पता ही है कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होगी। कितने टाइम्स डिक्रीज होगी? तो म्यू टाइम्स लैम्डा डैश क्या होगा? लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो म्यू टाइम्स अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे भी लैम्डा अपॉन म्यू आएगा, यहाँ पे भी लैम्डा अपॉन म्यू आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा? लैम्डा अपॉन म्यू। अगर आप एपरेटस को किसी लिक्विड में डिप कर देते हो तो बीटा डैश क्या हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज होगी? डी लैम्डा अपॉन म्यू इंटू स्मॉल डी। लैम्डा डैश की जगह मैंने लैम्डा अपॉन म्यू पुट कर दिया। इसमें एक केस ये भी होता है कि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह अगर व्हाइट लाइट यूज करते हैं इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, तब आपको पैटर्न कैसा दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर? मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? सिंगल कलर की लाइट यूज करी थी, लेकिन इस बार हमने क्या किया? व्हाइट लाइट यूज करी। और व्हाइट लाइट में आपको पता है कि 7 कलर की लाइट मिक्स होती है, तो 7 कलर की लाइट इंसिडेंट हो रही है स्लिट्स के ऊपर। अगर इन स्लिट्स के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करोगे तो 7 की जो 7 कलर की लाइट होती है, 7 कलर की लाइट्स है, उनके लिए जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट होती है ना। विबग्योर ये जो पैटर्न होता है ना, इसमें इधर से इधर जाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट की। सबसे ज़्यादा किसकी है? रेड की। और इधर से इधर जा रहे हो तो वेवलेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। लैम्डा के ऊपर क्या फ्रिंजेस की पोजीशन या फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है? बिल्कुल डिपेंड करती है। देखो तीनों फॉर्मूले देखो, फ्रिंजेस की विड्थ और फ्रिंजेस की पोजीशन
इन सब के फॉर्मूलों के अंदर क्या आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। तो लैम्डा तो अफेक्ट होता है, लैम्डा चेंज होता है अलग अलग कलर की लाइट के लिए। तो इसका मतलब लैम्डा जिस कलर की लाइट के लिए सबसे कम होगा उस कलर की फ्रिंजेस की पोजीशन स्क्रीन के सेंटर के पास पास होगी, क्योंकि उसके लिए एक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। जैसे वॉयलेट के लिए देख लो, तो वॉयलेट के लिए लैम्डा कम होगा तो एक्शन क्या आएगा, कम, कम कम वैल्यू आएंगी। और अगर मैं रेड के लिए कैलकुलेट करता इसी फॉर्मूले से, जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन, तो वो ज़्यादा आती है। इसका मतलब वॉयलेट कलर की फ्रिंजेस स्क्रीन के सेंटर के पास पास बनेंगी, और ये जो रेड कलर की फ्रिंजेस है, कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, वो स्क्रीन के सेंटर से दूर दूर बनेंगी। बात समझ में आई? तो कौन सी फ्रिंजेस की विड्थ कम रहेगी, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देख लो, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जिनके लिए लैम्डा कम होगा। तो लैम्डा किसके लिए कम है, वॉयलेट के लिए कम है। तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक कलरफुल सा पैटर्न बनेगा, वो दिखाई देगा, जिसमें वॉयलेट कलर की जो फ्रिंजेस होंगी वो कम कम विड्थ की होंगी, और बाकी की जो फ्रिंजेस हैं कौन कौन सी, जैसे रेड कलर है या हायर वेवलेंथ वाले जो कलर होंगे, इनकी जो विड्थ होगी फ्रिंजेस की, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। मतलब वॉयलेट कलर की फ्रिंजेस की विड्थ कम रहेगी और रेड कलर की फ्रिंजेस की विड्थ ज़्यादा होगी। और पैटर्न कैसा मिलेगा, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मतलब अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग कलर की फ्रिंजेस दिखाई देती है, तो इसका मतलब कलरफुल पैटर्न मिलेगा। स्क्रीन का सेंटर कैसा रहेगा, तो सेंटर पे तो S1 स्लिट से सेकेंडरी वेवलेट्स आओ या S2 स्लिट से सेकेंडरी वेवलेट्स आओ, उनको तो बराबर ही डिस्टेंस कवर करनी है, और कोई भी कलर की आओ चाहे। तो 7 कलर की लाइट यानी व्हाइट लाइट जैसे आपने इंसिडेंट करी स्लिट्स के ऊपर, तो वो 7 की 7 कलर की लाइट स्क्रीन के सेंटर पे तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके इक्वल टाइम में पहुंचेगी। इसका मतलब स्क्रीन के सेंटर पे 7 की 7 कलर की लाइट मिक्स होगी, और वापस मिक्स होगी तो क्या, कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट कलर बनेगा। इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर अगर आपने व्हाइट लाइट यूज करी तो स्क्रीन का सेंटर आपको कैसे दिखेगा, व्हाइट दिखेगा, और बाकी कलरफुल दिखेगा, क्योंकि बाकी जगह पे वो फ्रिंजेस अलग अलग पोजीशन पे बन रही होंगी लैम्डा के अकॉर्डिंग। स्क्रीन का सेंटर हमेशा व्हाइट होगा और बाकी की फ्रिंजेस अलग अलग पोजीशन पे बनेंगी। स्क्रीन के सेंटर के पास पास कौन कौन सी फ्रिंजेस होंगी, वॉयलेट वाली, दूर दूर कौन सी होंगी, रेड वाली। और फ्रिंजेस की विड्थ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेड की ज़्यादा होगी, वॉयलेट की सबसे कम रहेगी। ये फॉर्मूले से ही बता रहा हूँ मैं, कोई अलग सी चीज़ नहीं है, फॉर्मूले से ही समझ के बता रहा हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है। और इंटेंसिटी डायग्राम और याद करना आपको, इंटेंसिटी डायग्राम ये जो बनाया ना मैंने यहाँ पे, इसको इंटेंसिटी डायग्राम बोलते हैं। ये कैसा बनता है, ये देखो, कई बार तो सिर्फ छोटे क्वेश्चन अगर आते हैं ना इस पे, तो इंटेंसिटी डायग्राम पूछते हैं। तो इंटेंसिटी को मैंने वाई एक्सिस पर ड्रॉ किया है, और जो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस है उसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, इस लाइन के ऊपर। ये 0 मान लो, यहाँ पे पाई, मैं फेज डिफरेंस के टर्म्स में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो पाई, ये 2 पाई हो गया यहाँ पे, फिर आएगा 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरीके से दोनों साइड में स्क्रीन के सेंटर के ऊपर और नीचे दोनों साइड में पैटर्न बनता है, इसलिए इधर भी हम यही वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे एक साइड स्क्रीन के सेंटर के ऊपर वाली साइड को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी वाली साइड स्क्रीन के सेंटर के नीचे वाली साइड को, तो यहाँ पे दोनों साइड में हम रीडिंग्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से समझना है। हमको पता है कि अगर फेज डिफरेंस, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, ये फाई की वैल्यूज लिखी है मैंने कि फेज डिफरेंस इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, ये। तो फेज डिफरेंस जब 0 होता है, 0, यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, अगर दो लाइट वेव्स है उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो कौन सा सुपरपोजिशन होता है, कंस्ट्रक्टिव। याद है क्या, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन पे तो होगा कंस्ट्रक्टिव, और पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इन पे होगा डिस्ट्रक्टिव। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, यानी 0 जब फेज डिफरेंस होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। और अगर पाई फेज डिफरेंस है तो मिनिमम, यानी कि घट के कितना हो जाएगी, 0। फिर 2 पाई पे वापस आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम हो गया, ग्राफ मैक्सिमम पे चला गया। फिर 3 पाई पे वापस मिनिमम, ये मिनिमम हो गया। फिर 4 पाई पे वापस मैक्सिमम, तो ये इस तरीके से मैक्सिमम पे, 5 पाई पे मिनिमम, तो ये ग्राफ बनेगा। 6 पाई पे वापस मैक्सिमम, और इसी तरीके से इधर ड्रॉ कर दो, पाई पे मिनिमम, 2 पाई पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर मिनिमम इंटेंसिटी, और इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। तो ये इंटेंसिटी डायग्राम बोलते हैं इसको। इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, एकदम से चेंज नहीं होगी। यहाँ पे आप क्या देखोगे, 0 फेज डिफरेंस है तो
मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। और फिर जैसे ही आप पाई की तरफ जा रहे हो, फेज डिफरेंस जैसे बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होती 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 पाई के ऊपर एग्जैक्टली जब फेज डिफरेंस पाई होगा तब जाके एकदम जीरो होगी। फिर पाई से जैसे आप 2 पाई की तरफ बढ़ोगे, फेज डिफरेंस वापस से इंक्रीज हो रहा है तो वापस से इंटेंसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वापस घटेगी। इस तरीके से कंटिन्यूस। आपके नोट्स में देखो डायग्राम भी, इंटेंसिटी डायग्राम के जस्ट नीचे देखो ऐसे काली और सफ़ेद पट्टी ऐसी बना रखी है ना, ये एक्चुअली ऐसा दिखता है अपन को पैटर्न। इसमें जीरो पे देखो आपको व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही है, फिर पाई के ऊपर देखो दोनों साइड में आपको डार्क है ना, तो व्हाइट से डार्क की तरफ एकदम ऐसा नहीं कि एकदम आपको शार्प यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। जीरो से जब आप पाई की तरफ चलोगे तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है और एकदम से फिर पाई पे क्या हो गई, एकदम डार्कनेस आ गई। फिर पाई से 2 पाई की तरफ जा रहे हो तो वापस से ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है और 2 पाई पे मैक्सिमम दिख रहा है क्या, तो ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइट वेव जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, जैसे पहली लाइट वेव है उसका एम्पलीट्यूड है A1 और दूसरी का है A2, तो उनकी इंटेंसिटी होगी I1 इक्वल्स टू A1 स्क्वायर और I2 इक्वल्स टू A2 स्क्वायर, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है फाई। अगर ये आपस में सुप्रीम पोज होती है तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये फॉर्मूला, याद करना है ये भी। और इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में आएगा ये है ना, अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। और मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का क्या रिलेशन पड़ा था, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है A1 प्लस A2 होल स्क्वायर के बराबर, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी A1 माइनस A2 होल स्क्वायर के बराबर। ये फॉर्मूले भी अब आपको याद करने हैं। ये फॉर्मूले कब लगाने हैं, ये चारों फॉर्मूले जब आपको एम्पलीट्यूड अलग अलग दे रखा हो, दो लाइट वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। हमने जो इंटेंसिटी वाला एक डेरिवेशन किया था ना, उसमें तो हमने ये माना था कि A1 A2 बराबर है, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई थी 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2। वो फॉर्मूला कब आया था, जब A1 A2 बराबर है। इनमें आप A1 A2 बराबर कर लो, वही आंसर आ जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया अपने पास कि ये फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हो अलग अलग एम्पलीट्यूड और कि दो लाइट वेव्स के बीच में जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है 5, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो इसको। हाँ, ये जो इंटेंसिटी डायग्राम है ये सेम एम्पलीट्यूड वाली दो लाइट वेव्स के लिए बना है, क्योंकि इसमें मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो रही है 0, और मिनिमम इंटेंसिटी एक ही कंडीशन में 0 मिलती है जब दोनों लाइट वेव्स परफेक्टली एक दूसरे को कैंसिल करें। कब कैंसिल कर पाएंगी, जब दोनों का एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी बराबर होगी। तो ये जो ग्राफ है ये तो आपको इक्वल मान के ही ड्रॉ करना है, क्योंकि जब भी आप ये मान के चलो इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करते हो तो उसके लिए कंडीशन होती है कि दोनों सोर्सेज से जो लाइट वेव्स आ रही है उनका एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो ऐसा मानते, आइडियल कंडीशन है ना, ये आइडियल कंडीशन में ग्राफ बनाए। अगर आइडियल कंडीशन नहीं होती, अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग होता तो फिर ग्राफ ये 0 पे टच नहीं करता बार बार, ये थोड़ा ऊपर बनता है, मतलब हवा में ही रहता है ये पूरा, मतलब थोड़ा गैप आता है यहाँ पे, एकदम 0 पे नहीं जाती इंटेंसिटी, थोड़ा सा बचती ना, A1 माइनस A2 करते तो कुछ इंटेंसिटी बचती, एम्पलीट्यूड बचता, उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी 0 नहीं हो पाती मिनिमम, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर बनता। फिर यही बनाना आपको तो एग्जाम में, यही याद करना। ठीक है।